देखिए, अब हम विसर्ग संधि पढ़ेंगे। विसर्ग संधि का विग्रह कैसे करेंगे, संधि कैसे करेंगे, उसके संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। विसर्ग संधि, एक विसर्ग और स्वर या एक विसर्ग और व्यंजन के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि के अंदर आगे विसर्ग आएगा ही, क्योंकि पहले पीछे वाले के विसर्ग नहीं आ सकता है, क्योंकि विसर्ग से कोई भी शब्द प्रारंभ नहीं होता है। या तो वो स्वर से प्रारंभ होगा या व्यंजन से प्रारंभ होगा, परंतु कभी भी विसर्ग से कोई शब्द प्रारंभ नहीं होता है। इसलिए आगे विसर्ग आएगा और पीछे स्वर आ जाए या व्यंजन आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु वहाँ पर विसर्ग संधि ही होगी। देखिए, इसके नियम हैं। यदि विसर्ग के बाद च अथवा छ हो तो विसर्ग का श हो जाता है। च या छ आना चाहिए, तो नियम के अनुसार नीह धन छल, नीह धन छल। अगर विसर्ग के बाद छ आता हो, च आता हो, तो इसका श हो जाता है, तो यहाँ क्या होगा, निश्चल। ठीक है। अब निह धन चल निश्चल, कह धन चित कश्चित। नियम 2 कहता है, यदि विसर्ग ट अथवा ठ आए, विसर्ग के बाद ट या ठ आता हो तो विसर्ग के स्थान पर श हो जाता है। जैसे धनुह धन टंकार, धनुह धन टंकार, यहाँ पर इसका श हो जाएगा, तो धनुष टंकार हो जाएगा, धनुष टंकार। देखिए, इस विसर्ग का होना है हमारे यहाँ पर केवल श, आधा, है ना, तो धनुष टंकार हो जाएगा। ये आधा श लिखने में ये होता है, श पूरा लिखने में ये होता है, परंतु बहुत सारे लिखते हैं वो ये लिखते हैं, गलत है। और जल्दबाजी में भी कुछ भी लिख देते हैं, ऐसा भी कर देते हैं, वो गलत है। व्यवस्थित पूरा श लिखो, सामने वाले को श दिखना चाहिए। आधा श लिखा है, आधा श दिखना चाहिए। जल्दी में हमें कहीं जाना नहीं भग दौड़ के, और हमारे इतनी भी जल्दी नहीं, और ज़्यादा दूसरे काम लगे हुए हों तो फिर ऐसे काम नहीं करना चाहिए पढ़ाई के, कि साहब मेरे बहुत ज़्यादा जल्दी रहती है, तो फिर ये काम मत करो। और पढ़ाई कर रहे हैं तो फिर उसको व्यवस्थित लिखो ताकि सामने वाला पढ़ सके। देखिए, उसके बाद अगला आता है, दू धन ट दुष्ट, स्थिर धन ठक्कुर, स्थिर रस ठक्कुर, निधन चेष्ट निश्चेष्ट। नियम 3 कहता है, यदि विसर्ग के बाद त अथवा थ आए तो विसर्ग का स हो जाता है। जैसे विसर्ग के बाद त थ आना चाहिए, मनः धन ताप, मनः धन ताप, इसका होगा मनस्ताप, इसका हो जाएगा स। बाकी तो ऐसा कैसे लिखा है, ऐसे ही होता है। दू धन तर दुस्तर, क्योंकि त आया है तो विसर्ग का स हो जाएगा। ऐसे अब नियम आता है 4, विसर्ग के पहले यदि अ हो और आगे किसी वर्ग का तृतीय चतुर्थ अथवा पंचम अक्षर अथवा यर लव ह इनमें से कोई वर्ण हो तो विसर्ग और पूर्ववर्ती अ दोनों मिलकर ओ हो जाते हैं। जैसे देखिए, मनः धन योग, मनः
धन योग। तो यहाँ पर य आ गया है और ये विसर्ग है और इसके पहले अ है, विसर्ग के पहले अ है, इसलिए यहाँ पर न का नो हो जाएगा, विसर्ग का ओ की मात्रा हो जाएगी। तो ये होगा मनोयोग। देखिए कभी भी घबराना नहीं चाहिए कि हम हिंदी पढ़ रहे हैं, हिंदी में संधि अलग होगी, संस्कृत में अलग होगी, ऐसा नहीं है। हिंदी में और संस्कृत में दोनों में संधि विच्छेद एक जैसा है, संधि विच्छेद के नियम भी एक जैसे हैं। मनः धन हरः मनोहर, तेजः धन राशि तेजो राशि, मनः धन विकार मनोविकार, मनः धन रथ मनोरथ, मनः धन दशा मनोदशा। नियम 5 कहता है विसर्ग के पूर्व यदि अ अथवा आ के अतिरिक्त कोई दूसरा स्वर हो और आगे किसी वर्ग का 3, 4 अथवा 5 अक्षर अथवा यर लव ह अथवा अन्य कोई स्वर हो तो विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है। देखिए वहाँ पर पहले नियम था कि यहाँ पर अ आना चाहिए विसर्ग के पहले, अ या आ, परंतु अब अगला नियम कहता है कि इसके स्थान पर अ आ को छोड़कर आना चाहिए। अ आ को छोड़कर कोई अन्य वर्ण यहाँ आए और नियम वो ही लगेगा इसमें भी जो ऊपर वाला लगा था। तो देखिए निह धन दय, निह धन दय, तो इस विसर्ग का र हो जाएगा। आ रहा हूं मैं थोड़ी देर से। विसर्ग का र हो जाएगा तो कैसे होगा? निर्दय, इसका र हो गया, बाकी यथावत लिखा है, कोई परिवर्तन नहीं आया है। निह धन दय निर्दय, दुह धन प्रकृति दुष्प्रकृति, नि धन गुण निर्गुण, दुह धन दशा दुर्दशा, निह धन बल निर्बल, बहि धन मुख बहिर्मुख। ये दुह धन प्रकृति दुष्प्रकृति इसमें नहीं आएगा, पुस्तक में गलत बताया गया है, क्योंकि उसमें ररा बनना ही चाहिए, आधा र आना ही चाहिए। नियम 6 कहता है विसर्ग के पूर्व अ अथवा आ के अतिरिक्त कोई दूसरा स्वर हो और आगे र हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है तथा उसके पूर्व का ह्रस्व दीर्घ हो जाता है। देखिए निह धन रस, निह धन रस, निह धन रस, यहां पर र होना चाहिए तब, और ये आ को छोड़कर आना चाहिए, है ना। अ अथवा आ के अतिरिक्त कोई दूसरा हो, यहाँ पर दूसरा स्वर हो आ को छोड़कर विसर्ग के पहले, और यहाँ पर र हो, तो इस लघु मात्रा की बड़ी मात्रा हो जाती है। बस कुछ नहीं करना है, विसर्ग का लोप हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? नीरस। बस नीरस ऐसा का ऐसा ही है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। फर्क क्या पड़ा? मात्रा लघु से गुरु हो गई। ऐसा ही नियम आता है निह धन रोग निरोग, निह धन रव निरव, पुनः धन रमते पुनरमते। 7वां नियम कहता है विसर्ग के पूर्व यदि ई अथवा उ हो और आगे क ख और प फ हो तो विसर्ग श हो जाता है। दुख शब्द विसर्ग ज्यों का त्यों रहता है। दुख शब्द जो है वो विसर्ग में ऐसा का ऐसा ही रहता है। दुह धन ख बराबर दुख, उसका विसर्ग नहीं हटता है। अब देखिए निह धन कपट,
निह धन कपट, तो इसका हो जाएगा निष्कपट। इस विसर्ग का श हो जाता है, परंतु नियम यह है कि ई आए या फिर दूसरा ऊ आए। यहाँ या तो ई आना चाहिए विसर्ग के पहले या ऊ आना चाहिए, तब यहाँ पर विसर्ग का श होगा। ठीक है, देखिए दुर्धन कर्म दुष्कर्म, निहधन पाप निष्पाप, दुर्धन प्रकृति दुष्प्रकृति, निहधन फल निष्फल, दुर्धन कर दुष्कर। ऐसे ही 8वां नियम आता है, विसर्ग के बाद श अथवा स हो तो विसर्ग ज्यों का त्यों रहता है अथवा उसके स्थान पर विसर्ग के आगे का वर्ण हो जाता है। विसर्ग के बाद श हो तो वो विसर्ग यथावत रहता है या फिर उसका डबल हो जाता है विसर्ग का। तो देखो बताता हूँ, निधन संदेह, निह धन संदेह, तो इसका हो जाएगा निह संदेह। ये पूरा एक हो गया, परंतु ऐसा भी हो सकता है निसंदेह, ऐसा भी ये हो सकता है। देखिए उसके बाद आता है दुधन शासन दुशासन, निहधन शंक निह शंक निशंक, निहधन सार निहसार निस्सार, हरिह धन शेते हरिशेते हरिशेते। विसर्ग के पूर्व यदि अ हों और आगे भी अ हों तो प्रथम अ और विसर्ग दोनों मिलकर ओ हो जाते हैं तथा द्वितीय अ का लोप करके उसके स्थान पर लुप्ताकार का अवग्र चिन्ह रख देते हैं। यदि विसर्ग के आगे अ से भिन्न कोई दूसरा स्वर आता है तो विसर्ग का लोप हो जाता है, फिर कोई संधि नहीं होती है। देखिए प्रथम धन अध्याय, प्रथम धन अध्याय, अ, तो और यहाँ भी अ, दोनों तरफ अ है, बीच में विसर्ग है, तो यहाँ ओ हो जाएगा प्रथमोध्याय। प्रथमोध्याय। द्वितीय धन अध्याय, द्वितीयोध्याय। अतः धन एव अतः एव, मन धन अनित मनोनित। परंतु यदि जब आगे वो तो विसर्ग नहीं आ रहा है, गलत लिखा है यहाँ। अब संधि आती है, कुछ संधि बताता हूँ मैं तुम्हें। अधन निधन आय अन्याय, अनुधन अय अन्वय, अतिधन अधिक अत्यधिक, इतिधन आदि इत्यादि, उत्धन संकल उच्छृंखल, उपधन देश उपदेश धन अंतर्गत उपदेशांतर्गत, उत्धन लंघन उल्लंघन, उपेक्षा उपधन इच्छा। ऐसे जो है कुछ संधियाँ होती है जो आपके लिए उपयोगी हैं। इस प्रकार हम ये विसर्ग संधि और तीनों संधियों का प्रकरण आज यहाँ समाप्त करते हैं। फिर कल से एक नया अध्याय हम प्रारंभ करेंगे।